तो आप मेरे को ऑफिशियल नंबर पे बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मेरा नंबर आपको जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया वहां मिल जाएगा, सोफिया मैम के नाम से, सोफिया है मेरा नाम। ठीक है, जिसको बैच रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बच्चे वहां पर मेरे को मैसेज करेंगे, अननेसेसरीली मैसेज नहीं करेंगे। टाइमिंग से रिलेटेड इश्यू अगर कुछ स्पेसिफिक है कि आप ले ही नहीं सकते हो क्लास, तो मुझे मैसेज करोगे। इफ यू कैन एडजस्ट बेटा, यू हैव टू एडजस्ट। ठीक है, अभी एक एक स्टूडेंट के लिए हम लोग अगर सेट करने लगे तो हमारे लिए कितना दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, यू नो दैट। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। हम सब कीजिए अगर स्टार्ट करना है तो। ओके फाइन, शुरू करते हैं फिर बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको पता है, बताओ जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज एट रेस्ट। यस डेफिनेटली राधिका, बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम चार्ज को रेस्ट पर स्टडी करते हैं, वो जो ब्रांच है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो उस ब्रांच का नाम बताइए जब हम चार्ज इन मोशन को पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ग्रेट, आपने सही जवाब दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे पहला चीज हमको डील करना है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। ठीक है, अब हम इसके कंटेंट देखते थे। आज हम लोग क्या कवर करना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर चार्ज के ऊपर है, आने वाले चारों चैप्टर आपके चार्ज के ऊपर है। ठीक है, चार्ज और मास के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो डिस्कस करेंगे, और चार्ज करने के तरीके क्या है। मेजर 3 मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर है ये चीज सबको? अभी बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, मुझे जहां लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तब मैं ऑन कर दूंगी। ठीक है, अभी एक बार चीजों को सेटल होने दो। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। आप ज्यादा नहीं रिप्लाई करो, सिर्फ थम्स अप कर दो। ठीक है, और लास्ट में कोई दिक्कत होगी तो आई विल आस्क यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, अभी ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका क्या वेटेज है, आप पेपर में कितना क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास बायो है ना, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप 2022 से 17 का जो बैकवर्ड है, मतलब 2022, 21, 20, 19, 18, 17, ये सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। 22 में 4 आया है, 21 में 6 आया, 20 में 2, 4, 2, 3। ये तो है नीट का, अगर आप बायो से रिलेटेड है। सेकंड जो है जेई का, अगर आप आईआईटी से रिलेटेड हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आएगा, लगभग 6% जो है वो इससे आता है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस आप पिछले सालों का देख सकते हो, 2018 तक का मुझे मिला था, वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, 3, 3, 4, 3, 2, देखो यहाँ थोड़ा सा कम नंबर आया है, तो अभी इसको देख के लग रहा है कि इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी है, अगर आप इस पे अपना ग्रिप बना लेते हो तो ये नंबर आपके कहीं पर नहीं गए हैं। क्लियर है बेटा सबको? तो फाइनल पेपर में तो 11th भी आएगा, 12th भी आएगा। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर 11th नहीं हो पाया इट्स ओके, कुछ मिस हो गया इट्स ओके, धीरे धीरे मैं आपको गाइड करती रहूंगी कब आपको 11th को टाइम देना है कि जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है वो कवर हो जाए। क्लियर है? लेकिन तब तक जो यहाँ चल रहा है इसको यहाँ पढ़ो, विद इन 5 आवर्स 6 आवर्स उसको रिवाइज करो, अगले दिन आने से पहले जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड है उनको सॉल्व करो। ठीक है, नोट्स रिवाइज करो, खुद नोट्स बनाओ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थम्स अप करो अगर क्लियर है। ट्रेंड एनालिसिस क्लियर है सभी को? ट्रेंड एनालिसिस क्लियर है? फाइन। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे, तब तक के लिए थोड़ा चैप्टर से फेमिलियर हो लेते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ना तो चीजें हम बाद में जल्दी कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
या ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इसको या तो अट्रैक्शन फील होगा या रिपल्शन फील होगा अगर इसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो फील इसके अराउंड जो अट्रैक्शन या रिपल्शन या फोर्सेस लग रहे हैं, ये है ये जो चार्ज है जिसकी वजह से लग रहा है, चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव मतलब क्या आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या है? हमेशा याद रखें, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। यस, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं आप। बिल्कुल सही जवाब। जैसे हमारे पास मास होता है, ठीक है, वैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है अमाउंट उसका, लेकिन जो फंडामेंटल आपके पास पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है, आप मुझे बता सकते हैं क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है पहला, इलेक्ट्रॉन है सेकंड, प्रोटॉन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनसे छोटे पार्टिकल्स हैं नहीं, क्वार्ट्स वगैरह अब डिस्कवर हो चुके हैं, आपको पता ही है, इनसे छोटे भी पार्टिकल, लेकिन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो हम फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल जिनको बोल रहे हैं, इनके ऊपर चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? यस तनिष्का, राइट, अल्फा पार्टिकल भी होता है, अल्फा पार्टिकल भी होता है, ये चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस बिल्कुल, हरिओम। इसीलिए हम लोग क्वार्ट्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा? सेम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम नेगेटिव बोल देते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। क्लियर है सभी को? मास बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? मास इलेक्ट्रॉन, yes, 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Mass of proton 1 point कितना होगा? 1.67 into 10⁻⁻27 kg. तो ये दो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आपको समझ में आया। चार्ज क्या है? चार्ज की वजह से या तो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। दो चार्जेस अगर सेम है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर दोनों चार्जेस अलग हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब बात आती है हम इसको मेजर किस में करते हैं? चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलम में। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलम, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छा बताओ, चार्ज स्केलर होगा या वेक्टर होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? यस स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन है, चार्ज कहाँ है। अच्छा, इसके डेली लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज देखा हो आपने, जैसे मान लीजिए सिंथेटिक शर्ट्स हैं या स्वेटर्स हैं, जब हम उनको रिमूव करते हैं तो ऐसे स्पार्किंग होता है या नहीं होता है? कई बार हम कई जगह हाथ लगाते हैं, स्पार्किंग होता है या नहीं होता है? हो रहा है नहीं हो रहा? यस। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके ड्राई हेयर्स है, आपने कंघी मारा उसके अंदर और फिर आप छोटे छोटे पेपर पीस के पास लेके जा रहे हो, वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो चार्ज हो गया, ठीक है। या लाइटनिंग जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी चार्ज की वजह से हो रही है। इस वजह से हमारी डेली लाइफ में देखो कितना एग्जाम्पल, डेली जो हम हमारे क्लोथिंग है उनमें हमने ये चीज देखा है, ठीक है। वो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी देखो मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस ही किया है। सबसे पहले
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस कर ली वो स्केलर है, ठीक है। आप इसका जो एडिशन करेंगे, मान लो आपके पास चार्ज है, एक है 2 माइक्रोकूलम, अच्छा माइक्रो नैनो कूलम ऐसे भी लिख सकते हो, जब 10⁻⁶ 10⁻⁹ है, या -5 माइक्रोकूलम। तो अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो आप इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं। डायरेक्शन तो है ही नहीं, आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे विद साइन। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है। दूसरा लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने कर लिया। और बताओ आपको जो भी कुछ पता है इसके बारे में, कुछ भी? अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हुए, मुझे बताओ क्या चार्ज बिना मास के हो सकता है? यस नो? क्या चार्ज बिना मास के हो सकता है? नहीं हो सकता। चार्ज है तो मास है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भी मास है, प्रोटॉन का भी मास है, ठीक है। तो चार्ज विदाउट इज नॉट पॉसिबल, चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। अच्छा क्या मास हो सकता है? क्या मास बिना चार्ज के हो सकता है? यस, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। अब जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन पे आ जाते हैं। एक होता है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, या आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, ठीक है। मान लीजिए एक सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास ढेर सारे चार्जेस हैं, ठीक है। एक एक आपके पास मान लीजिए, चलो सिस्टम में ले लेते हैं, मान लो ये आपके पास सिस्टम है, एक आपके पास +2 माइक्रोकूलम है एक बॉडी के ऊपर, एक के ऊपर 1 माइक्रोकूलम है, एक के ऊपर -3 माइक्रोकूलम है, एक के ऊपर +4 माइक्रोकूलम है। ऐसे आपकी बॉडीज हैं, इसमें बहुत सारे जिनके ऊपर चार्जेस है। अब अगर आप इसको सेक करेंगे तो चार्जेस का जब कोलिजन होगा, मतलब बॉडीज का कोलिजन होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो किसी पे -1 आ जाएगा, किसी पे -2 आ जाएगा, लेकिन जो टोटल चार्ज है इस सिस्टम के अंदर, कंडीशन है बट इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है कि बाहर से कोई भी चार्ज इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, और सिस्टम के अंदर जो है बस उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो टोटल सम है ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी करते हैं बेटा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है जिसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब होता है विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अब इसको बहुत जरूरी है समझना, इसका मतलब लेट्स से मेरे पास एक पेन का पैकेट है जिसमें 12 पेन है और मेरे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं एक यूनिट मान लेती हूँ, एक पेन एक यूनिट है, एक बच्चे को मैंने दिया, दूसरे बच्चे को मैंने दिया, तीसरे को दिया, एक एक करके मैं एक एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। हो सकता है मैं किसी को 2 दे दूं, 3 दे दूं, 5 दे दूं, लेकिन एक यूनिट का 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना यानी इंटीग्रल मल्टीपल दे सकती हूँ। ऐसे तो नहीं दे सकती ना कि मैंने 1.5 पेन एक बच्चे को दे दिया या 2.5 पेन एक बच्चे को दे दिया, 1.12 एक बच्चे को दे दिया, ऐसे नहीं दे सकती। दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड यूनिट वो मैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। ऐसे ही चार्ज में है कि किसी बॉडी पे, कोई भी एक ही बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर चार्ज दिया जा रहा है Q टोटल चार्ज, तो वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होगा। Q क्या हो जाएगा आपके पास? +-n। हो सकता है इस बॉडी से चार्ज लिया गया हो, मान लो किसी एक बॉडी से मैंने चार्ज Q लिया और दूसरी को दिया, तो जो लिया, अगर मैं ले रही हूँ या दे रही हूँ, इस वजह से +- साइन आ रहा है, वो जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन
का कितना गुना मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर सकती। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्या ये बॉडी पर चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो आप लिखोगे जो भी मैंने आपको टोटल चार्ज बताया इज इक्वल टू एन ई। ई आपको पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो वहां से एन निकल जाएगा। अगर एन की वैल्यू इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 ऐसे होल नंबर में आ रहा है, देन आप कहोगे यस मैम ये इस बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आ गया 1.1 2.5 3.2, देन आप बताओगे कि मैम ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये बॉडी पर चार्ज नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए फिर अभी इसके बाद देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, दिमाग में फिट कर लो इसको। इसके बाद एक चीज और, क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नो, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। सभी बच्चे पढ़ के आए, वेरी गुड बेटा। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, पर क्या मास करता है? बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, अभी हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे तब भी देखते हैं डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? क्वांटाइजेशन, गुड़िया दोबारा से सुन लो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? मान लो कि मुझे गुड़िया को कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेन का ही ले रही हूं मैं दोबारा, मुझे गुड़िया को कुछ पेन देना है, तो मैं आपको पेन कैसे दे सकती हूँ? या तो मैं 2 दे सकती हूँ, 3 दे सकती हूँ, 4, मेरी इच्छा है, मैं कितना भी दे सकती हूँ। क्या मैं आपको 1.1 2.2 3.3 ऐसे पेन दे सकती हूँ? पेन तो एक कंप्लीट यूनिट है ना, इस एक का कितना गुना मैं दे सकती हूँ? एक पेन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मैं 2 पेन दे सकती हूँ। एक पेन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मैं 5 पेन दे सकती हूँ। तो मैं ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में आपको पेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो यही चीज कॉन्सेप्ट है चार्ज पे, कि किसी अगर बॉडी पर, इस पर्टिकुलर बॉडी से इस पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ चार्ज जा रहा है ना, तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का कुछ गुना होगा। एक इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से जो टोटल चार्ज आएगा वो हो सकता है। पर ऐसे नहीं हो सकता कि एन की वैल्यू जो है 1.1 1.2 1.3, इंटीग्रल वैल्यूज होना चाहिए एन का। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपली अगर आपको ये देखना हो ना कि ये बॉडी पे चार्ज आ सकता है नहीं आ सकता, तो इस चार्ज को, टोटल चार्ज को, बॉडी के चार्ज को, इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दो, तो n की वैल्यू आ जाएगी। अगर n आपके पास होल नंबर आ गया तो आप बोलोगे यस द गिवन चार्ज इज पॉसिबल। अगर n का वैल्यू 1.1 1.2 फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये चीज? चलिए अभी हम आते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पे। ऑलरेडी आपको इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा? हरिओम को माइक ऑन कराना है, चलो माइक ऑन करके देखते हैं। शोर नहीं करोगे लेकिन, ठीक है? अभी ठीक है, माइक ऑन है, बताओ अब। कंडक्टर मैम कंडक्टर एक सेकंड, हरिओम बोलेगा सबसे पहले। हरिओम बोलो बेटा। यस मैम, कंडक्टर। अभी हाँ, अभी देखो मैं पूछूं, अपना माइक ऑफ करो। अभी देखो मेरे को मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? ओके मैम। देखो अभी आवाज आने लग गया ना। कंडक्टर क्या है बताइए, कंडक्टर क्या है? हरिओम बताइएगा। मैम एक ऐसी बॉडी है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। हालांकि इंसुलेटर में भी जो वो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन वो अपनी जो सेल है उसके अंदर ही करते हैं, और कंडक्टर में वो बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगी। सबसे पहले माइक ऑफ। नहीं बेटा ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई नहीं।
हाँ जी, कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, अलाउज इलेक्ट्रिक करंट, allows electric current or heat to pass through it, to pass through it, ठीक है। और इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करते, doesn't allow electric current to pass through it, to pass through it, ठीक है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चलो उससे पहले मैं जो बच्चे ने बताया, हरिओम ने जो बताया, उस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से बात करती हूँ मैं। कंडक्टर्स में एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग, कॉपर हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास आयरन हो गया, और इंसुलेटर्स में आपके पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबड़ हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल। तो अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके बात करते हैं, तो जब मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लेट्स से मेटल्स कंडक्टर है, तो उसका आपको पता है पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, फिर उसमें शेल होते हैं, ठीक है, फिर वो आपका जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उस पर नहीं जा रहे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक लास्ट जो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो मेटल्स के केस में वो 1 या 2 होता है लास्ट शेल में, तो लूजली बाउंड होता है, ठीक है। तो जब पूरा एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सरफेस के ऊपर, वो सरफेस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्लियर है सबको। वो इस तरीके से मूव करते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है और करंट उसके अंदर 0 है, लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे बैटरी लगा देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को दिशा मिल जाएगी, उस बैटरी के फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल करता है, ठीक है, तो सारे एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगते हैं, तो उसको हम करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो लूजली बाउंड होते हैं, जैसे ही उनको कोई फोर्स मिलता है या कोलिजन होते हैं, तो वो आपके पास फ्री हो जाते हैं, सरफेस में रहते हैं। इंसुलेटर के केस में जो लास्ट का शेल है, उसमें आपके 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो टाइटली बाउंड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, तो करंट कैसे होगा, करंट तो आता ही इलेक्ट्रॉन से। ग्लास भी है, यस, ग्लास भी एग्जाम्पल है। ये बात क्लियर हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसके अंदर फ्री चार्ज बहुत ज्यादा है, फ्री चार्ज बहुत ज्यादा है, फ्री चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर नो फ्री चार्ज है, भी तो बहुत कम, नो फ्री चार्ज। समझ में आई ये बात। इसमें रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस लो है कंडक्टर्स के केस में, रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कंडक्टर को चार्ज देती हूँ, अगर मैं कंडक्टर को चार्ज दे रही हूं, तो वो अपना चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने सरफेस पे, ठीक है, उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर को चार्ज देती हूँ, तो जहां वो चार्ज दिया वो वहीं रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है, क्लियर है बेटा। लिख देती हूं मैं, इफ यू गिव चार्ज टू कंडक्टर, it will entirely distribute on surface, it will distribute on surface, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर को देती हूं, इफ चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर, तो क्या होगा, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, क्लियर है सभी बच्चों को। हाँ जी विशाल, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करते जाएंगे, अभी हमको बेसिक बेसिक चीजें पकड़नी है, फिर उनके ऊपर हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते जाएंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने करा है। पहले मुझे बताओ कि मास पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज की बात करते हैं, पहला पॉइंट यही बनता है कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है,
मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, ये चीज सबको क्लियर है बेटा? स्पीड का था कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है, लेकिन मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। फॉर्मूला आपको याद है क्या? m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। अब वेलोसिटी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी है स्पीड ऑफ द लाइट, m नॉट है रेस्ट मास, देखो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन यहाँ क्वांटाइजेशन नहीं होता है, क्वांटाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। दूसरा, और बताइए बेटा, और बताइए, क्या कंजर्व्ड रहेगा, क्या चार्ज कंजर्व्ड रहेगा? चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, लेकिन जो मास है, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, ठीक है, तो मास कंजर्व नहीं होता, मास इज नॉट कंजर्व, एनर्जी मास में या मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, मास इज नॉट कंजर्व, ठीक है। ये आपके मेजर डिफरेंस। यस, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये भी ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। इसके अलावा कोई याद हो, कोई बता दो लास्ट। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अच्छा अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन और रिपल्शन का रह गया ना। चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मास अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, ये ग्रेविटेशन में आप पढ़ के आए हो, सभी 12th के स्टूडेंट हो, G m1 m2/r², ऐसे किया ना, दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हालांकि कम बहुत होता है, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स क्या होता है, K q1 q2/r², ये चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट है, पहले पे दूसरे पे उनके बीच का डिस्टेंस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, बट मास करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं दो, ठीक है। वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से एक स्फीयर है ए और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, एक बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आइडेंटिकल, हाँ जी मिल जाएगा बेटा, आइडेंटिकल, another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge, मास भी सेम है, शेप भी सेम है, दोनों को चार्ज अपोजिट दिया है, इसमें नेगेटिव आया है, तो पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी सेम होगा, मास ऑफ ए बढ़ेगा, मास ऑफ बी घटेगा, या मास ऑफ बी बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं, विशाल ने डी बताया है, नैना ने डी बताया है, कुछ बच्चे फिर से बता रहे हैं ABCD, पोल क्वेश्चन है, बताओ बताओ, डी, डी इज द राइट आंसर बेटा। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही पेज पे बताया था कि पहली बात चार्ज है तो मास है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब कहीं से अगर चार्ज निकला मतलब कुछ मास निकल गया ना, और कहीं पर अगर चार्ज जा रहा है यानी नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो वहां मास बढ़ रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मास ऑफ बी increases. Is that clear to all of you? Mass of B increases. Clear है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला कीजिए। When a body is earth connected, मतलब अर्थिंग कर रखी है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लोज इनटू द बॉडी, दिस मीन्स द बॉडी इज, इन्होंने मान लो कोई भी एक बॉडी लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं वो स्फेरिकल शेप का है और इसको अर्थ कर दिया है, तो क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है
वो अर्थ से इस बॉडी के पास जा रहे हैं, तो इसके चार्ज कौन सा है? कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Use this concept. Use this concept. अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इसका मतलब अपोजिट होगा कुछ वहां पर। अगर वहां पर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल कर जाएगा। यस, बी इज द राइट आंसर, चार्ज्ड पॉजिटिवली। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है, हम अर्थ को एक कंडक्टर के रूप में मानते हैं। वो सोर्स भी है चार्ज के लिए और सिंक भी है। इसका मतलब क्या है, अगर ये बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती ना, तो अर्थ से हमारे पास पॉजिटिव, या आप ऐसे कह सकते हो इससे नेगेटिव जो है वो अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है, लीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स भी है, वो सिंक भी है। जो रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है, अर्थ देने को तैयार है। समझ में आ गया अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? लेट्स से मेरे पास इसके ऊपर नेगेटिव एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको अर्थ कर दूंगी, तो क्या होगा, यहाँ से एक्सेस इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अर्थ ने क्या किया, लो भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो वो सोर्स भी है और सिंक भी है, वो दे भी सकता है चार्ज और ले भी सकता है। समझ में आया? वो एक लार्ज कंडक्टर आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। ये करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम ऑफ चार्ज विल बी जस्ट लाइक वेल। यस, बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? निकाल भी लिया सब बच्चों ने? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं भाई? वेरी गुड। Q इज इक्वल क्वांटाइजेशन है, चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं। इन कूलम मतलब 1 कूलम, यानी ये आपको 1 दे रखा है, n आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ से n निकल जाएगा। ठीक है, कनक वर्मा बिल्कुल सही, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, बिल्कुल सही। चलिए ये करो जरा, टू आइडेंटिकल स्फीयर कैरिंग चार्जेस -9 माइक्रोकूलम and +5 microcoulomb respectively are kept in contact and then separated from each other. ठीक है, point out true statement from the following in each sphere. तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो ये लग रहा है वो ये देखिए कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को आप कांटेक्ट करते हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, अगर वो आइडेंटिकल है, सेम है, मास सेम है, शेप्स सेम है, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टोटल करो, डिवाइड बाय 2 करो, हर एक स्फीयर पे आपको चार्ज मिल जाएगा कितना, लेकिन कंडीशन है कि वो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो निकालो आप लोग, 2 मिनट है, अच्छा क्वेश्चन है, खुद निकाल के देखो इसको जरा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे भाई? दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, मान लो एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है -9 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, और इनको कांटेक्ट में ले आए हम लोग। कांटेक्ट, दोनों को टच अगर हम कर देते हैं, लेट्स से हमने टच कर दिया और ये आइडेंटिकल है, तो इन दोनों पे टोटल जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी -9 +5 डिवाइडेड बाय 2। हर एक चार्ज के ऊपर, हर एक स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? -2 माइक्रोकूलम ऑन ईच स्फीयर, ऑन ईच स्फीयर। अच्छा, यहां से एक चीज निकल के आती है कि नेगेटिव चार्ज है, यानी हर एक स्फीयर के ऊपर -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इसका मतलब हर एक स्फीयर के ऊपर एक्सेस चार्ज हो गया है, नहीं हो गया? ये बात समझ में आई? क्या एक्सेस चार्ज हो गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आया दोनों स्फीयर पे, यानी इसके ऊपर भी आपके पास -2 है, इसके ऊपर भी -2 है, यानी दोनों के ऊपर एक्सेस चार्ज है। एक्सेस चार्ज है तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। मेरे को चार्ज पता लग गया उस पर कितना है, कितना? -2,
और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये होएगा 2 इंटू में 10⁻⁶। अभी नेगेटिव का तो मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ो। 2 इंटू 10⁻�6 चार्ज है, डिवाइड कर दो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बी आकृति 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। क्लियर है सबको किस तरह का क्वेश्चन आता है? बी, यस यस, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चंस हमने करे हैं। चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन एक और करते हैं। इफ 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी एवरी सेकेंड, हर सेकेंड उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी। एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज आने में कितना समय लग जाएगा? ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना समय लगेगा? एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे टाइम लिमिट के अंदर, तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो? एटलीस्ट ट्राई। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का, 3 मिनट का, तो आपका दिमाग स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन जब आप अपने आप इजी घर में बैठे हैं, ठीक है ऐसे हो जाएगा, ठीक है ये इधर हो जाएगा, ठीक है ऐसे करते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट में ट्राई किया करो करने की, ठीक है। अच्छा, Q इज इक्वल टू एनी बोल रही है राधिका, Q इज इक्वल टू एनी। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में चार्ज आ कितना रहा है, ठीक है। मेरे को टोटल चार्ज बॉडी पे 1 कूलम चाहिए, ठीक है, 1 कूलम मेरे को टोटल चार्ज चाहिए। लेकिन उसने पूछा ये है कि कितना टाइम में आएगा चार्ज, कितना दे दिया 1 कूलम आएगा, कितना टाइम में आएगा। तो चार्ज 1 सेकंड में कितना आ रहा है, 1 सेकंड में चार्ज कितना आ रहा है? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती 10⁻10 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज 1 सेकंड में आ रहा है? यस और नो? 1 सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम कितने सेकंड में हो जाएगा? इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 10, कितना हो गया -9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपकी सेकेंड्स में आंसर आएगा, ठीक है। उन सेकेंड्स को आप आवर्स, डेज, ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कल आप फर्स्ट जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कुछ बच्चों ने निकाला है, कल मैच इसको। यस, बताई दिया बच्चों ने, देखो आंसर डी 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। इसका नहीं निकला, इसको सॉल्व करके देखना इस स्टेप के बाद, ठीक है बच्चों। क्लियर है? 20 ईयर्स, यस, विशाल का निकल गया है। अच्छा 7 बज गए हैं, तो आई थिंक हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अगली क्लास में करते हैं बेटा, यहां तक न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, ओके ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, राइट। किसी को कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। अभी मैं माइक ऑन कर सकती हूँ फॉर सम टाइम, 5 मिनट है। आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स मिल चुका है बेटा,